हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 42 60 तक देखा था। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के दायरे में शामिल है? 1 है कृषि, दूसरा है खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, तीसरा है गंदी बस्ती सुधार और प्रयोन्नयन, चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, इसमें से 1 कृषि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। दूसरा खादी ग्रामोदय एवं कुटीर उद्योग, ये भी आता है 11वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, गंदी बस्ती सुधार और प्रयोन्नयन जो आता है हमारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा 3 क्या स्टेटमेंट गलत है। और चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो भी हमारे 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 इज राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 62। केंद्र सरकार की कार्यवाही शाखा में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सभी संसद सदस्य या महान्यायवादी। ठीक है, तो इसमें हमारा राष्ट्रपति बिल्कुल राइट है, कार्यकारी शाखा में आते हैं। मंत्रिपरिषद है, वो भी कार्यकारी शाखा में आते हैं। सभी संसद सदस्य तो ये कार्यकारी परिषद में नहीं बल्कि विधायी परिषद में आते हैं। ठीक है, तो और जो 4 है महान्यायवादी, वो भी कार्यकारी परिषद में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है 1, 2 एंड 4 राइट है, तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विधायी विभाग समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? स्टेटमेंट 1 है, इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, ये संबंधित मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है और बजट में कटौती का सुझाव दे सकती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि समितियों के सदस्य जो होते हैं, ठीक है, वो जो अध्यक्ष और जो सभापति द्वारा संबंधित सदन के सदस्यों में से नाम निर्देशित किए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं, इसलिए हमारा एक जो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्या है कि ये संबंधित मंत्रालयों के अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करते हुए बजट में कटौती का सुझाव देती है, तो ऐसा नहीं है। ये जो समितियां अपनी रिपोर्ट में कटौती की प्रकृति का कोई सुझाव नहीं दे सकती हैं, क्योंकि तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी है, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की थी। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाटक और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की थी, जिसे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। उपयुक्त परिच्छेद में से किस व्यक्तित्व की पहचान कीजिए? ठीक है, ए है पार्वती गिरी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा सरला देवी चौधरी और डी है दाक्षायणी बेलायुधान। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। संत गाडगे बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, वह अवध क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे। दूसरा, उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इसमें केवल राइट है, यानी ऑप्शन बी राइट है। स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत है। जो संत गाडगे बाबा थे, ठीक है, वो महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन थे। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये नहीं है, यानी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है, गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन करना। दूसरा है राज्य वित्त आयोग का गठन करना। तीसरा, पंचायतों में संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व। तो देखते हैं, तो हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गांव और गांवों के समूह में ग्राम सभा गठन, तो ये स्टेटमेंट सही है और इसमें हमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करना।
स्टेटमेंट 2 जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करना। तो स्टेटमेंट 2 हमारा पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ठीक है। स्टेटमेंट 3 जो है पंचायतों के संसद सदस्यों को प्रतिनिधि प्रदान करता है, तो यह अनिवार्य उपबंध नहीं बल्कि स्वैच्छिक उपबंध है, इसलिए ये स्टेटमेंट 3 हमारा गलत है, ध्यान रखिएगा। अनिवार्य उपबंध नहीं है, ये स्वैच्छिक अनुबंध है, उपबंध है, तो हमारा बी हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 67। निम्न में से कौन सा से राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त करने के संभावित कारण है? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना। दूसरा है निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना। तीसरा है यह राज्यों में अलगाववादी प्रकृतियों को हतोत्साहित करेगा। तो इसमें तीनों हमारा जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? 1 है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है। दूसरा है जब मंत्रिपद से इस्तीफा दे देती है तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य कर तो स्टेटमेंट 1 जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है। दूसरा है जब मंत्रिपद से इस्तीफा दे देती है तब राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक नए मंत्रिपरिषद का जब तक गठन नहीं होता है तब तक ये मंत्रिपरिषद कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए जो है हमारा स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है, ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? 1 है लोकसभा के निर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्य। दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चौथा है विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो 69 का ऑप्शन बी हमारा राइट है। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70। संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दंडिक दोनों अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा है विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में निर्णय करने का अंतिम अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिविल मामलों में तो इनको अधिकार है, विशेषाधिकार है, लेकिन दांडिक मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और 2 जो है वो विशेषाधिकार उल्लंघन मामले में निर्णय जो हाँ राइट है, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ठीक है, जो भी अंतिम अधिकार होता है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास रहा? तो ओमान है, भारत और ओमान के बीच है ये ईस्टर्न ब्रिज 6। और ये जो है जो भारत में जो जोधपुर स्टेशन है, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे वह सभी अनुमतियाँ प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए उपलब्ध है। वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। सी, वह कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता रहता है, बिल्कुल नहीं। अगर वह राष्ट्रपति का कर्तव्य निर्वहन कर रहा है तो केवल और केवल राष्ट्रपति का कर्तव्य निर्वहन करेगा, तो हमारा बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 74। पंचायत उपबंध
अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेशा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू होते हैं। दूसरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसलिए आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालय और विभागों की जांच करती है। दूसरा, यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद ही करती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों का जांच नहीं करती है। ठीक है, कुछ मंत्रालय और विभागों का जांच करती है। ठीक है, और सभी मंत्रालय को कवर करने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यह बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है, लोक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देती है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है और केवल इस बेस पे गलत है क्योंकि यह सभी मंत्रालय और विभागों की जांच नहीं करती है। ठीक है, और 2 जो है, यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद करती है। तो बिल्कुल सही है, उसके पहले नहीं बल्कि उसके बाद में करती है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट है, केवल 2। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। दूसरा, यह केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमारा राइट है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय है, और दूसरा भी हमारा सही है, केंद्रीय गृह मंत्री ही सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो सी हमारा राइट। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन। तो स्टेटमेंट 1 हमारा केवल 1 राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट। नेक्स्ट देखते हैं 78। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा अनुच्छेद 239 AA के तहत की गई थी। दूसरा है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती। तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो आर्टिकल 239 AA के तहत जो होता है वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उसके विधानमंडल की स्थापना के लिए करता है। ठीक है, यह उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना है तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आर्टिकल 241 में इसका उपबंध किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 78 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडलीय समितियों के गठन का उद्देश्य नहीं है। ए है, मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करना। बी है, नीतिगत मुद्दों और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल की गहन जांच की सुविधा प्रदान करना। सी है, नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करना। और डी है, मुद्दों को सुलझाना और मंत्रिमंडल के विचार हेतु प्रस्ताव तैयार करना। तो इसका आंसर है सी, नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल समितियों के गठन का उद्देश्य मतलब ये नहीं है। ठीक है, कि वो नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करें। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी नगर पालिका पंचायत के चुनाव को केवल एक निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही प्रसंगत किया जा सकता है। यह निर्वाचन अर्जी निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा सकती है। ये है, उस जिले के जिला न्यायालय को जिससे नगर पालिका या पंचायत संबंधित है। बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को। सी, राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को। या डी है, राज्य निर्वाचन आयोग को। इसका आंसर है सी, राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित किसी प्राधिकारी को।
हम निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। राज्यसभा सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एक पहला है, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। दूसरा है, राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष निर्वाचन होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और दूसरा है, राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष निर्वाचन नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्यों का क्या होता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है और हर दूसरे वर्ष जो है नए सदस्यों को शामिल किया जाता है। इसलिए स्टेटमेंट दोनों हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन डी हमारा राइट है। 82 देखते हैं, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है हमारा बी, आवासन और शहरी कार्य मंत्री के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देते क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय शासन की अनिवार्य विशेषताएं नहीं हैं? ध्यान रखिएगा, नहीं है। पहला, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। दूसरा, प्रशासन की जवाबदेही में वृद्धि। तीसरा है, निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो पहला जो है, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, ये हमारा सही है, स्थानीय शासन की विशेषता है। दूसरा जो है, प्रशासन की जवाबदेही में वृद्धि, ये भी हमारा सही है। निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण, ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है, इसमें पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 84। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिशमन 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह गैर प्रतिशोधन के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जो इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी को उस देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। दूसरा है, इसके द्वारा शरणार्थी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और कोई भी व्यक्ति बिना किसी सत्यापन के स्वयं को शरणार्थी घोषित कर सकता है। तीसरा है, भारत ने वर्ष 2010 में इस अभिशमन की अभिपुष्टि की थी। तो केवल और इसका स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है कि यह गैर प्रतिशोधन के मूल सिद्धांत पर आधारित है, जो इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी उस देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करे। तो हमारा स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है, यानी आंसर 1 इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तटरक्षक बल के कर्तव्य है? पहला, समुद्री पर्यावरण का परीक्षण और संरक्षण करना। दूसरा है, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना। तीसरा है, तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना। ठीक है, तो हमारा तीनों ऑप्शन राइट है। जो भारतीय तटरक्षक बल है वो तीनों जो हैं उनके कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। तो इसमें जो है, व्यंजन द्वादशी उड़ीसा में ये सही सम्मिलित है। ठीक है, और मेदाराम जतारा जो है वो तेलंगाना राज्य का त्यौहार है। ठीक है, तो 2 हमारा गलत है। मेदाराम जतारा तेलंगाना में मनाया जाता है। न्योकुम जो है अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट है, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं 87। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है, किसी व्यक्ति को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा इसमें कथन दिया है? सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही नहीं है। ठीक है,
पहला में तो साफ साफ है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है उसका न्यूनतम आयु, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट है, यानी दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। दूसरा है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है। राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति हमारा कनाडा से ली गई है। और दूसरा है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं 89। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होती है जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। बी, जब किसी सदन के सदस्यों का चुनाव करने हेतु मतदाताओं का आह्वान करने वाली अधिसूचना जारी की जाती है। सी, सदैव उस माह की पहली तारीख को जिसमें निर्वाचन आयोजित किया जाता है। या डी, जब उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन दाखिल कराना शुरू कर देते। तो 89 का ये हमारा सही है, जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देता है, उसके बाद आचार संहिता क्या होता है, लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। हाल ही में नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताई रखा गया है। ठीक है, वो कौन थे? बॉम्बे के एक व्यापारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बिल्कुल नहीं। एक बैशर संत और गुजराती साहित्य के अग्रणी थे, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही है। इसमें 90 का भी सही है। जो नरसिंह मेहताई नाम रखा गया है, ठीक है, मकड़ी का, वो क्या थे? एक बैचलर संत थे और गुजराती साहित्य के अग्रणी थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारत में बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक संदर्भित करता है। पहला है भारत की संचित निधि से निकासी के प्राधिकार को। बी है सरकार के कराधान प्रस्तावों को। सी है मंत्रालयों द्वारा अनुदान की मांगों को। डी है वित्तीय वर्ष के किसी हिस्से के लिए अग्रिम रूप में कोई अनुदान प्रदान करने के प्रावधान को। ठीक है, 91 का हमारा ए राइट है। भारत की संचित निधि से निकासी के प्राधिकार को भारतीय बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक संदर्भित करता है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। दूसरा है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित करता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पुनः स्थापित राष्ट्रपति की धन विधेयक के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य नहीं, बल्कि राज्यसभा के लिए जो है वो साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब चीज़ों में जो विशेषज्ञ होते हैं उनमें से 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए निर्देश किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा है। 1 न तो 92 का हमारा डी है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किन संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है? पहला है संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता। दूसरा संसदीय कार्रवाई के प्रशासन का अधिकार। तीसरा संसद की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट है? ठीक है, तो हमारा संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, ठीक है, बिल्कुल सही है। संसदीय विशेषाधिकार है जिसको संविधान में उल्लेख किया गया है। दूसरा है संसदीय कार्रवाई के प्रशासन का अधिकार, ये भी हमारा राइट है। ठीक है, सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार, ये हमारे संसदीय विशेषाधिकारों में नहीं है। ठीक है, तो हमारा 93 का ए राइट है। 1 एंड ठीक है, 93 का हमारा 1 एंड 2 राइट है। 3 हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की व्यवस्था करता है। दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय और सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट है। आर्टिकल 263 क्या करता है? राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। और दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय और सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृति होती है, बाध्यकारी प्रवृत्ति की नहीं होती है। ठीक है, तो 94 का हमारा सी राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 संसद में चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, शून्यकाल के दौरान
सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा राइट है। शून्यकाल के दौरान क्या होता है, संसद किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान सभी जो मंत्री प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो हमारा 95 का ए राइट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस राज्य में देवचा पचामी कोयला खदान स्थित है, ठीक है। तो आंसर है छत्तीसगढ़। 96 का आंसर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। देवचा पाँचवीं कोयला खदान पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ही हमारा गलत है, ठीक है। 97 का डी है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। 98 देखते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य इस क्षेत्र में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है। दूसरा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बाजार हिस्सेदारी विश्व में सबसे अधिक है। तीसरा है, इस तकनीक से मानव ऊतक और अंग बनाए जा सकते हैं। इसमें हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो राइट है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति का जो लक्ष्य है वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ाना है, ठीक है। इसमें कितना दिया, 25% तक, तो ये गलत है। दूसरा है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बाजार हिस्सा विश्व में सबसे अधिक है, ये भी गलत है। जो चीन है तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे यूएसए है 36% के साथ, दूसरे नंबर पे यूरोपीय यूनियन है 26% के साथ, और तीसरे नंबर पे चीन है 14% के साथ, ठीक है। और भारत में इसकी हिस्सेदारी है 1.4%, तो ये भी गलत है। तीसरा है, इस तकनीक में मानव तक और अंग बनाए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। तो हमारा आंसर है ए, केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। पहला, वह राष्ट्रपति के प्रसाद परेड पर धारण करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाता है। तो इसका सी आंसर राइट है, ठीक है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं। अनुदान की मांग पर मतदान करना, संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करना, तीसरा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। तो इसका आंसर है केवल 1, अनुदान की मांग पर मतदान करना। तो ये था विजन IAS टेस्ट सीरीज नंबर 1 का, ठीक है, लास्ट पार्ट। थैंक यू।